तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने वाले वर्कर्स हैं, लेकिन व्हाट अबाउट आवर बॉडी? हमारी बॉडी को कौन कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है? तो वो करते हैं सेल्स, हमारे टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिनका बेसिकली काम होता है बिल्डिंग का भी और मेंटेनिंग का भी। लेकिन ये इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि नेकेड आई से तो दिखते नहीं। तो चलिए फिर आज ही क्लास में जानते हैं विद टुक टुक मैम इन सेल्स के बारे में। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू योर प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्यूरियस जूनियर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अ शॉर्ट वाइल बैक हमने आप लोगों के लिए लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस हम लेकर आए थे, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही प्यारे ढंग से थोड़े से डिटेल्ड मैनर में कवर करते थे। एंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वाज पॉज्ड, बट नाउ वी आर बैक अगेन। एंड इन टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, विच यू कैन सी ऑल्सो ऑन योर स्क्रीन, विच इज़ अबाउट बेसिकली क्या किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड विच लिव्स बियॉन्ड आवर नेकेड आई। एंड इसका ये पार्ट 1 रहेगा। एज आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑलरेडी कि ग्रेड 8 की NCERT बुक में दिस इज द सेकेंड चैप्टर विच इज प्रेजेंट, राइट? एंड द नेम ऑफ द चैप्टर डेफिनेटली इज दिस, बट बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो आई हैव ब्रोकन अप इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। आज के इस पार्ट में वी विल बी फोकसिंग, अगर एक ब्रीफ मैनर में बताऊं, अबाउट द इंट्रोडक्शन टू सेल। इससे पहले कि जो इनविजिबल वर्ल्ड विच इज बियॉन्ड आवर नेकेड आईज आप समझ पाएं वो कैसे और क्यों एग्जिस्ट करता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, आप लोग के लिए समझना पहले ये जरूरी है दैट व्हाट इज दैट वर्ल्ड एग्जैक्टली मेड अप ऑफ। एंड विद दैट अंडरस्टैंडिंग यू विल ऑल्सो try to gain this knowledge, and you will gain this knowledge in fact कि हम लोग भी अल्टीमेटली किस चीज के बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोग समझ गए होंगे, मैंने जिस तरह से यहाँ पे हिंट दिया है कि हम सेल के बारे में शुरुआत करने वाले हैं, जहाँ बेसिक्स ऑफ सेल के बारे में कवर करेंगे। तो बेटा अगर मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से अगेन शुरू करूं, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेल। So when you hear this word cell or when you read this word cell, अब प्लीज ये मत बोलना मैम कि ये रिमोट वाली सेल है क्या। नो, ये वो सेल है जो आपको, मुझे और इस धरती पे मौजूद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती है, राइट? हमारा सर्वाइवल पॉसिबल करती है, हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस, जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सब कुछ इस सेल की वजह से ही है। ठीक है, सो इन शॉर्ट दे आर नथिंग बट द टाइनी फैक्ट्रीज विच basically reside in all of us, right? No matter how we look, no matter where we live, no matter what kind of an organism we are, in each and every one of us this cell is definitely there, right? तो देखो, साइंस इसीलिए मत पढ़ो क्योंकि आपके करिकुलम में एक सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है, इसीलिए पढ़ो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू यू एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, राइट? एंड इट विल हेल्प यू टू गेन so much of awareness and knowledge about what is exactly happening, and for that you will have to keep your mind very open and porous, and you will have to keep on asking questions that why ma'am, why, पूछो, बार बार पूछो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है आपके चारों तरफ, ताकि आप चीजें समझ पाएं। ठीक है, तो बेटा अगर सेल की बात करें, देखो मैं अगर आप लोगों की भाषा में समझाना चाहूं, आई एम श्योर आप सभी ने ब्लॉक्स, लेगोज, पजल्स, ये सब जरूर या तो देखे होंगे, खेले हों, या किसी और को खेलते हुए जरूर देखा होगा, है ना? तो एक तरह से इमेजिन कीजिए कि आप भी एक बड़े से लेगो के बनाए हुए स्ट्रक्चर हैं, ठीक है? लेकिन इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको लेगो के छोटे छोटे पीसेस की जरूरत पड़ी होगी ना। एक पजल आप कंप्लीट कर पाए उसके लिए छोटे छोटे पीसेस की जरूरत पड़ती है, राइट? इन अ सिमिलर मैनर आपकी बॉडी अप्रोक्सीमेटली 37 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है, राइट? दैट्स, इफ आई टेल यू अ फैक्ट रिलेटेड टू दैट, दैट्स मोर देन देयर आर स्टार्स इन द मिल्की वे, द गैलेक्सी दैट वी आर लिविंग इन। उसमें इतने स्टार्स नहीं हैं जितनी आपकी बॉडी में सेल्स हैं, ठीक है, राइट? तो अब ये सेल एग्जैक्टली है क्या चीज? तो अगर सेल के बारे में बताऊं बेटा, इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, विच इज, फर्स्ट टर्म इज, इट इज द बेसिक unit, basic building block of every living organism. Now, why do we say the basic building block? Because no matter what organism we are talking about, whether it's a microorganism like bacteria, like amoebas, parameciums, whether it is plants, fungi, algae, it is animals, humans, all of us are nothing but made up of these cells, and ये हमारे body की basic building block हैं।
दे आर ऑल्सो द स्ट्रक्चरल यूनिट. वाई स्ट्रक्चरल? क्योंकि हमारा पूरा स्ट्रक्चर इन सेल के अरेंजमेंट से ही डिफाइन होता है. एंड दे आर ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. राइट? फंक्शनल इसलिए क्योंकि हमारी सेल में एक एक फंक्शन, एक एक प्रोसेस जो हो रहा है, इट मेक श्योर दैट ऑल ऑफ अस कैन प्रॉपर्ली सर्वाइव. राइट? तो अब अगर बात करें इस सेल के बारे में, जैसा मैंने कहा बेटा, इट इज अ वर्ल्ड विच इज बियॉन्ड आवर नेकेड आईज. राइट? इट्स नॉट जस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट द सेल इन जनरल. इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. इट इज सो स्मॉल. लाइक इफ यू लुक एट योर हैंड, you know there are cells, right? Of course you know that, but you cannot look at them directly. आप सेल को देख नहीं सकते हैं इस तरीके से. That is because they are very very tiny, very small, and they need a microscope to be observed through. And way back in 1665, जब अभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे थे बट अभी भी साइंस इतनी एडवांस और प्रोग्रेस नहीं की थी, there came a man whose name was Robert Hooke, which you can see written on the screen as well. And he discovered the first dead cells in a piece of कॉर्क. उन्होंने पहली दफा जिंदगी में ऐसी चीज देखी जिसे देख के वो लिटरली शॉक्ड और सरप्राइज्ड और बहुत ही ज्यादा खुश भी थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई दी जो इससे पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. पता भी नहीं था कि ऐसी कोई वर्ल्ड है भी. सो रॉबर्ट हुक बेसिकली इन 1665 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड सेल्स व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ कॉर्क? तो बेटा आप लोगों को पता होगा, कॉर्क इज बेसिकली a substance which is obtained from the bark of a tree. है ना? जो पेड़ की छाल होती है उससे बेसिकली ऑब्टेन किया जाता है. एंड बार्क, ये जो हम बार्क की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, दिस बार्क इज एसेंशियली नथिंग बट अ डेड टिश्यू. ये क्या होता है? ये डेड कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है, डेड टिश्यू होता है. राइट? सो इससे जो भी सेल्स रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की, जो माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व की, माइक्रोस्कोप के थ्रू, सॉरी, दोज वर डेड सेल्स. राइट? बट उसके कुछ ही साल बाद हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक आते हैं 1674 में. ही फर्स्ट ऑब्जर्व द लिविंग सेल्स यूजिंग अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. और ये लिविंग सेल्स उन्हें कहाँ मिली? ये उन्हें मिली पॉन्ड वाटर में. ठीक है? तो उन्होंने तालाब से कुछ पानी कलेक्ट किया, उसकी छोटी सी एक बूंद में उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहे हैं. राइट? तो ये फर्स्ट लिविंग सेल्स थी और ये ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल के थे. यानी कि एक अकेली सेल भी अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकती है, ये भी पहली बार ही पता चला. तो यहां से हमें एक और फैक्ट के बारे में पता चलता है स्टूडेंट्स, एंड दैट फैक्ट इज दैट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स. ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, ठीक है, the organisms can be divided into two types. And what are those two types? The first type is unicellular. Right? Now the word itself is suggesting you, जहां हम अगर बात कर रहे हैं यूनी की, तो यूनी का मतलब क्या होता है बेटा? वन या सिंगल. ठीक है? एंड सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? समझ गए होंगे आप, सेल. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बैक्टीरियाज. राइट? और अगर आप यूनिसेलुलर समझ गए हैं तो आप दूसरी तरफ भी समझ जाएंगे कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर. राइट? कौन से? मल्टी सेल्यूलर. है ना? तो अगेन आप नाम से समझ जाएंगे कि मल्टी सेल्यूलर यानी कि जिनके पास मल्टीपल सेल्स है ना? तो एक बार क्विकली इसे डिस्कस करते हैं कि मल्टी सेल्यूलर, यहाँ पे मल्टी का मतलब क्या निकल के आता है? मल्टी का मतलब ये निकल के आता है कि मेनी, और सेल्यूलर अगेन मींस सेल्स. अब अगर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो एग्जाम्पल तो बहुत आसान है. एग्जाम्पल यानी कि प्लांट्स, एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमंस. राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट the different types of organisms that exist on the planet Earth based on the number of cells that are there. ठीक है? तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. अब अगर फर्दर चले बेटा कि
जब सेल की डिस्कवरी हो ही गई, पता चला 1665 में फर्स्ट डेड सेल्स डिस्कवर हुए, 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल्स डिस्कवर हुए, तो इस नई दुनिया के बारे में जब फाइनली लोगों को पता चल रहा था, द स्टडीज एंड द रिसर्च केप्ट ऑन गोइंग, इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड पीपल वर गेटिंग मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट कि कैसे ये सेल काम करती है और कहाँ कहाँ ये मौजूद है, क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है। तो तभी पता चलता है कि एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है क्या, जिनका नाम है मैथियस स्केलेटन। और ये क्या थे, ये बेसिकली एक बॉटनिस्ट थे, right? A person a scientist who studies plants majorly, and he proposed when he was studying plants, he saw that किसी भी तरीके के plants उन्होंने देखे, चाहे herbs हो, shrubs हो, trees हो, climbers हो, creepers हो, they all were made up of cells. And उसके साथ साथ क्या होता है कि थिएडर श्वान, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, the one who studies animals, 1839 में कहते हैं कि all animals are made up of also cells, right? तो इन दोनों की स्टडीज से क्या पता चलता है, इन दोनों के इस ऑब्जर्वेशन से जो एक बात क्लियर हुई, वो पहली तो ये थी कि all living organisms are made ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब इन सेल्स के ही बने हैं। इसके साथ साथ जो एक चीज और क्लियर हुई यहां पे, वो ये पता चला कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये दो चीजें क्लियर हुई इनके ऑब्जर्वेशन, इनकी स्टडी से कि सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत इंटीग्रल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। दूसरा दैट ये सेल हमारी बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसी के साथ साथ कुछ साल बाद क्या देखने को मिलता है कि एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बेसिकली क्या, रूडोल्फ वर्चो, और उनकी ऑब्जर्वेशन बताती है इन 1855 दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, इससे जो थर्ड स्टेटमेंट ऐड हुआ, वो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, दैट ऑल सेल्स arise from pre-existing cells। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि जितनी भी सेल्स हैं, दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, दे आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग। ठीक है, और डिवीजन जो है वो दो पर्टिकुलर मेथड से किया जा सकता है। कौन से दो मेथड्स? वो दो मेथड्स हैं, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट? तो ये जो तीन स्टेटमेंट्स फाइनली दिए गए थे, ये आगे चल के बने सेल थ्योरी का पार्ट। एक ऐसी थ्योरी जिसने फर्दर आगे आने वाले साइंटिस्ट को बहुत हेल्प की सेल के बारे में और रिसर्च और स्टडीज करने के लिए, राइट? सो दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी लाइक थरो विद दीज स्टेटमेंट्स, राइट? तो जैसा मैंने कहा कि अगर डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने डिस्कवर किया इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, wherein he basically saw tiny boxes that reminded him of monk's room called cellula in Latin, and ultimately this word changed into cell। तो उन्होंने जो tiny boxes देखे ना, वो कुछ इस तरीके के थे, they were hexagonal shaped honeycomb like structures, right? इन्हीं को ही उन्होंने अल्टीमेटली क्या कहा, सेल्स कहा, जो कि एक ऐसा टर्म हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। सो दिस डिस्कवरी वाज वेरी मच सिग्निफिकेंट स्टूडेंट्स, राइट? अब जैसा मैंने बताया कि सेल थ्योरी के बारे में आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये सेल थ्योरी हमें ये तीन स्टेटमेंट्स देती है, एंड न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, मैं आपको प्रोसेस भी बता चुकी हूँ कि कौन से टाइप के होते हैं।
अब बेटा अगर शेप और साइज की बात करें और ये बात करें कि मैम कुछ फैक्ट्स इंटरेस्टिंग, तो देखो ऐसा आपको लगता है कि एक एलिफेंट बिकॉज साइज में बड़ा है और एक माउस बिकॉज साइज में छोटा है तो इसकी सेल्स विल बी लार्जर एज कंपेयर टू अ माउस. दैट इज नॉट द केस. No matter the size of the organism, the cells remain the same if you're talking about the same species, right? Like the same kind of animals basically. तो cells का size एक जैसा ही रहता है, लेकिन अगर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे बताऊं तो स्मॉलेस्ट सेल होती है क्लोज टू अबाउट 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स की, जहां पर अगर हम देखें एग्जांपल आता है बैक्टीरिया का जो कि है माइकोप्लाज्मा. ठीक है. और लार्जेस्ट सेल अगर हम देखें तो वो है ऑलमोस्ट एज लार्ज एज अ हेन्स एग, ऑस्ट्रिच एग सेल जो होती है, दैट इज द लार्जेस्ट सेल इन टर्म्स ऑफ साइज जो कि रिकॉर्ड की गई है अब तक. ठीक है. सो सेल्स दे कम इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट अ स्फेरिकल शेप्ड तो रेड ब्लड सेल्स है. ठीक है. ऑल्दो इनकी शेप को अगर मैं प्रिसाइसली बताऊं तो इनकी शेप होती है बाइकॉनकेव. राइट. वो क्यों होती है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है जिसमें वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं उसे अकोमोडेट करने के लिए. राइट. स्पिंडल शेप्ड सेल्स कुछ इस तरीके से होती हैं, स्पिंडल शेप्ड. राइट. एंड्स उनके टेपरिंग होते हैं और बीच में इट्स बेसिकली लिटिल थिकन. तो मसल सेल्स. ब्रांच्ड जैसे कि नर्व सेल्स, आप अगर नर्व सेल्स को देखें तो नर्व सेल्स कुछ ना इस तरीके से नजर आती हैं. दे हैव अ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर. राइट. एंड दिस इज द सेल बॉडी इस तरीके से. राइट. तो इस तरह से नर्व सेल्स नजर आती हैं. ठीक है. द साइज ऑफ अ सेल इज नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये मैंने बताया आपको. अ नर्व सेल इन एलिफेंट इज द सेम साइज एज वन इन अ रैट. So size of the organism will not define the size of the cell. It will remain the same. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं बेटा कि एक तो मैंने आपको डिस्टिंक्शन बताया था कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं. एक आता है डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सेल्स. ठीक है. कि सेल्स कब ओरिजिनेट की, कैसे उनमें एवोल्यूशन हुआ, क्या चीजें थी जो ऐड या डिलीट हुई. तो उस बेसिस पे हमने सेल्स को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरी है यूकैरियोटिक. अगर हम इसमें प्रो का मतलब समझें, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि समथिंग विच इज ओल्ड. राइट. और ये जो वर्ड कैरियोटिक है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, कैरियन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस. यानी कि एक ऐसी सेल जिसके पास पुराना न्यूक्लियस है, एक ऐसा न्यूक्लियस जो कि एक्चुअल में सेंस में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है बिकॉज उसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है. So in such organisms, their genetic material just lies anywhere in their body, right? Usually concentrated at a single place, but they don't have a defined per se nucleus जैसे हमारे में होता है. न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, क्यों होता है, वो अगले पार्ट में आएगा डिटेल. ठीक है. इसके अलावा they are extremely small in size, 1 to 10 micrometers. There are no membrane-bound organelles present in prokaryotic cells, and इनके examples अगर आप देखें तो mostly bacteria. वहीं दूसरी तरफ when we talk about the eukaryotic, तो U का मतलब क्या होता है? U means true nucleus, यानी कि इनके पास एक proper double membrane bound न्यूक्लियस है. ठीक है. दे आर वेरी लार्ज इन साइज, 5 to 100 माइक्रोमीटर्स. आई मीन ऑफ कोर्स इससे कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आल्सो. एग्जांपल्स लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई, यानी कि हम सब बेसिकली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. राइट. अब आगे चलते हैं. हर सेल में अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, सो बेटा सेल almost in all organisms or all types of cells have at least 3 common features in them, जिनको मैं आपको ब्रीफ में यहाँ बताऊंगी. डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. पहला है सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, which controls what enters or what exits the cell. Also can be referred to as the bouncer, right? I will make you understand this analogy. Second is the cytoplasm, which basically is where everything floats, right? It is the jelly-like substance present inside the cell. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, न्यूक्लियस, जो कि ऑर्डर देता है हर किसी को, ऑलमोस्ट लाइक द CEO ऑफ एन ऑफिस. एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस एनालॉजी व्हेन वी विल लाइक बेसिकली स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट. ठीक है.
अब अगर मैं आपको बताऊं कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि अगर हम बेसिक जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स को ही थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, तो इनके सेल्स में कुछ कुछ डिफरेंसेस तो होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लांट सेल वॉल एक ऐसा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर है जो कि प्लांट सेल्स और कुछ और सेल्स में भी, जैसे कि फंजाई, एल्गी एंड कुछ बैक्टीरियाज के में भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और एडिशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है विच इज द सेल वॉल, विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स whereas absent in these because plant cells are autotrophic. दे मेक देयर ओन फूड और क्लोरोप्लास्ट उसी में मदद करता है बिकॉज उसके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच इज दी chlorophyll, right, which traps the sunlight and with that it combines carbon dioxide and water to make oxygen and food for the plants, ठीक है। वैक्यूल्स ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स में इनका साइज यूजुअली मच लार्जर होता है, सेंट्रल पोजीशन होती है। ये स्मॉल होते हैं एनिमल्स में, न्यूमरस यहाँ लार्ज इसीलिए होता है सो दैट वो सेल की शेप, साइज और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टर्जिडिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है। शेप की अगर मैं बात करूं, यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप, ये राउंड इन शेप होते हैं एनिमल सेल्स। न्यूक्लियस की मैं बात करूं तो दोनों में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ कंपैरिजन है बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स जो आपको पता होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, why should a chapter on a thing which is microscopic, which can't even be looked at through naked eye, should be important to all of you, to all of us also, right? क्यों पढ़ने आए हमें? क्या जरूरत है मैम पढ़ के? क्या समझ में आएगा हमें? बेटा बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जिस भी तरीके के ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन, everything that we have ever learned about ourselves and about other living organisms is because we know about cells, right? आपकी हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग सेल्स हेल्प्स डॉक्टर्स टू ट्रीट डिसीजेस। आपका खाना, प्लांट्स ग्रो बिकॉज ऑफ सेल्स लाइक फोटोसिंथेसिस थ्रू द प्रोसेस। योर एनवायरमेंट, सेल्स हेल्प रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स in nature. So everything around you is very like working in a very systematic manner because of the presence of cells, right? आपका future, scientists are using cells to cure diseases, जैसे कि stem cells can become any type of cell in your body and scientists are using them to grow new organs. Do you know that? कुछ cells ऐसे होते हैं जिन्हें pluripotent cells भी बोलते हैं या totipotent cells, अलग अलग तरीके के होते हैं and they have a tendency to give rise to any and every organ. तो ऐसे लोग unfortunate incidents में जो रह चुके हैं who have lost a piece or an organ of their body can be regrown back for them. कैसे पता चला? सेल्स के, है ना? सेल्स नहीं होते तो कैसे पता चलता? ठीक है। तो अब जब आप लोगों ने ये पार्ट 1 क्लियर कर लिया है, आप लोग ने पहला पढ़ाओ इस सेल के चैप्टर के लिए, यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड, सो प्लीज ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स व्हेन यू विल सी दिस वीडियो, ठीक है। सो अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना चाहूँ जस्ट फॉर योर हेल्प, तो यहाँ पे क्या होगा? रॉबर्ट हुक, है ना? तो रॉबर्ट हुक जी का नाम आएगा यहाँ पे। हु डिस्कवर्ड, देखो अगर पूछा है हु डिस्कवर्ड सेल्स तो आप रॉबर्ट हुक लिख सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली पूछा होता हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल्स तो आप एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक बोलते। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सभी आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। प्लीज मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आंसर, राइट। नाउ आप सबके लिए एक छोटा सा मिशन यहाँ छोड़ के जा रही हूँ और प्लीज हो सके कोशिश कीजिएगा इस मिशन को कंप्लीट करने की। You have to observe one ordinary thing today and ask one why or a how question to your parents, right? And think of one way to explore it. जैसे कि what ordinary thing can become your first science investigation? For example, why do onion cells look different from cheek cells? So let's look under a microscope. कोशिश कीजिए कि आप अपने स्कूल में अपने टीचर से ये क्वेश्चन पूछ पाएं, अपने पेरेंट्स से पूछ पाएं, if they can help you observe through a microscope, but at least try to be curious about things, right? Because it is very much important and relevant to each and every one of our living, right? So with that, students, we come to an end for the part 1. I really hope that all of you learned something new and we will soon meet for part 2 as well. So till then, bye everyone. Thank you.